आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पवन खेड़ा पर वोटर आईडी घोटाले का आरोप, भाजपा प्रवक्ता का कांग्रेस पर हमला। सूरत में ट्रम्प टैरिफ की मार से भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका, व्यापारी परेशान। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़के भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, बोले इस्तीफा दो और माफी मांगो। आप विधायक हरमीत पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार, फायरिंग का आरोप, पीछे लगी पंजाब पुलिस। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर जीतन राम मांझी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। सऊदी अरामको और इराकी कंपनी सोमो ने भारतीय तेल कंपनी नायरा एनर्जी को तेल की बिक्री रोकी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के पास तो एपिक नंबर है जो सीधे तौर पर चुनावी गड़बड़ी का मामला है। भंडारी ने कहा कि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी देश भर में जाकर आम नागरिकों को फर्जी और चोर बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि उनकी पार्टी का करीबी सहयोगी पवन खेड़ा खुद वोटर आईडी कार्ड से जुड़े गंभीर आरोपों में फंसे हुए। वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। राहुल गांधी को हम 5 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, कि क्या पवन खेड़ा की इस वोटर धांधली के बारे में, जिसमें उन्होंने मल्टीपल एपिक आईडीज उनके पास पाए गए हैं, क्या उनको इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी पवन खेड़ा को वोट चोर कहेंगे? क्या राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि जो गांधी वाड्रा परिवार सोनिया गांधी जी से लेकर अब राहुल खुद, जिनकी वायनाड से लेकर अब वोटर धांधली देश की जनता के सामने आई है, वो एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये सब धांधली बंद हो जाएगी और इसीलिए राहुल घबराए हुए हैं। वो घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और साथ में अपने पार्टी के नेताओं का वोट फ्रॉड को बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए बिहार के गरीब और देश के गरीब और वंचित को चोर कहते हैं। आज देश की जनता के सामने असली चोर राहुल गांधी है। हमारा चौथा सवाल यह है कि हमने तब भी पूछा था कि सोनिया गांधी कैसे देश की नागरिक नहीं थी, तब उनके पास में वोटर इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया। अभी तक राहुल गांधी शांत है। हम वापस से राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, उनकी माताजी सोनिया गांधी के 1980 की इस वोटर धांधली के पूरे रैकेट के लिए क्या वो देश की जनता से माफी मांगेंगे? और जब ये मल्टीपल एपिक आईडी पवन खेड़ा जो हमेशा उनके साथ घूमते हैं सामने आए हैं, तो क्या राहुल गांधी ये स्वीकारेंगे कि कांग्रेस के अंदर ही एक वोट चोरी का रैकेट चल रहा है और एसआईआर का विरोध कांग्रेस पार्टी इसीलिए कर रही है क्योंकि जब ये वोट चोरी का रैकेट बंद हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें अभी लेके आई है उतनी भी सीट नहीं लेके आ पाएगी। अभी तक याद करिए, राहुल गांधी ने एफिडेविट के ऊपर इलेक्शन कमीशन को यह नहीं दिया है कि जो उनके आरोप थे उसमें उनको खुद को विश्वास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोनिया गांधी और पवन खेड़ा के मतदाता पहचान पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता से पहले ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया था और पवन खेड़ा के 2 मतदाता पहचान पत्र नंबर हैं। अब इस बारे में पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में।
ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी। लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले से देश का कपड़ा उद्योग बड़े संकट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस नए शुल्क के बाद भारतीय कपड़ा उत्पादों पर देखा जाए तो तकरीबन 50% तक का टैक्स लग रहा है। जायज मांग के लिए हमने पूरी तरह से अपना समर्थन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मनोज जारंगे जी को दिया है और पिछले कई वर्षों से ये मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उस समाज के लिए जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कुंभी समाज के लोग जिनको फसल का दाम नहीं मिलता, और इनके साथ बार बार धोखा किया सरकार ने। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी महाराष्ट्र की इकाई इनके आंदोलन का समर्थन करती है और अपील करती है कि आप अपने स्वास्थ्य को संकट में न डालें, उसका ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लें। कोर्ट ने कहा है कि ये मैदान खाली करने का, देखिए, कोर्ट को इनकी मांगों की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। इनकी मांगे जो हैं उसकी तरफ भी कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल भड़क गए हैं। पाल ने कहा कि राहुल गांधी सांसद चुने गए हैं, उन्हें अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं जिसका मतलब विनाश है। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश, तो क्या वो नागासाकी, हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने अपनी एक यात्रा किया तो उस यात्रा का परिणाम हाइड्रोजन बम गिरा के करेंगे? तो मुझे लगता है कि अभी तो उनको पढ़ने की जरूरत है। उनको कम से कम भाषा का विन्यास और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अगर दुर्भाग्य ही कांग्रेस पार्टी का कि आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाला विनाश की बात कर रहा है, हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, किस पे करेगा? देश पे हाइड्रोजन बम गिरेगा कि उसकी पार्टी पे गिरेगा कि लोगों के ऊपर? क्या इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था? अगर उनमें नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। असम में बेदखली अभियान पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, विशेष नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हें विशेष समुदाय कहा जा रहा है, उन्हें मियाँ कहा जा रहा है, उन्हें अज्ञात कहा जा रहा है, उन्हें संदिग्ध कहा जा रहा है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो, यहां रहे, ये हमको मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं।
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगी पाटिल से मुलाकात पर आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि हमने आप और अरविंद केजरीवाल की ओर से मनोज जारंगी पाटिल को अपना पूरा समर्थन दिया है। वो पिछले कई सालों से मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। अदालत को उनकी मांगों पर भी विचार करना चाहिए। जायज मांग के लिए हमने पूरी तरह से अपना समर्थन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मनोज जारंगी जी को दिया है और पिछले कई वर्षों से ये मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उस समाज के लिए जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कुंभी समाज के लोग जिनको फसल का दाम नहीं मिलता और इनके साथ बार बार धोखा किया सरकार ने। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी महाराष्ट्र की इकाई इनके आंदोलन का समर्थन करती है और अपील करती है कि आप अपने स्वास्थ्य को संकट में न डालें, उसका ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लें। कोर्ट ने कहा है कि ये मैदान खाली करने का, देखिए कोर्ट को इनकी मांगों की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। इनकी मांगे जो हैं उसकी तरफ भी कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। महिला से रेप के मामले में आरोपी पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। आरोप है कि आज हिरासत के बाद लोकल थाने ले जाते वक्त पठान माजरा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। गोली चलने की घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पटियाला के सनौर से विधायक हरमीत पठान माजरा का आरोप है कि उसने पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और फरार हो गया। आज सुबह पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। करनाल के पास एक गांव है। हिरासत में इसलिए लिया था कि एक औरत ने शिकायत की थी उनके ऊपर। उसकी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने मामला दर्ज किया जो पहले 376 होती थी, जो रेप की धारा है। उस औरत का ये कहना है कि उसको झांसा देकर के बहुत से सालों से उसके साथ नाजायज संबंध रखे गए थे। उसी सिलसिले में पुलिस हिरासत में लेने गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि वो भाग खड़े हुए वहां से। एक गाड़ी में से एक गाड़ी पुलिस ने जो है उसको पकड़ा है, उसी गाड़ी में कुछ हथियार वगैरह मिले हैं। नहीं, वो इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि वो औरत शिकायत लेके पुलिस के पास चली गई है और पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके किसी समय भी उनके ऊपर मामला दर्ज कर सकती है। इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए दूसरा इशू उठा रहे थे ताकि डाइवर्ट किया जा सके। पार्टी अभी डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज सुबह से ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम और जलभराव देखने को मिला। सबसे बड़ी परेशानी तब हुई जब द्वारका एक्सप्रेसवे टनल को बारिश के पानी की वजह से बंद करना पड़ा। इससे यात्रियों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। भारी बारिश के कारण द्वारका एक्सप्रेसवे टनल को बंद कर दिया गया। इस वजह से वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ा। देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहां से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उससे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनके नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है जो कि होना लाजमी भी है, और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मैंने आज सुबह जो हमारे आसपास के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड और हरियाणा, पांचों राज्यों में भी मैंने संपर्क करके बातचीत की है और अपनी ओर से दिल्ली की जो भी मदद हमारे इन पड़ोसी राज्यों को चाहिए हम उनकी भी मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की हम सब एक साथ होकर के इस विपत्ति का सामना करेंगे। तो हमारी ओर से दिल्ली की सभी सेवाएं हमारे निकटवर्ती राज्यों के लिए उपस्थित है। वहां के लोगों की सेवा के लिए, वहां के राज्य को मदद करने के लिए दिल्ली कुछ भी
संभव प्रयास करती है। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी मुख्यमंत्री बंधुओं को निवेदन करती हूं कि दिल्ली के जिम्मे आप जो भी काम लगाएंगे, दिल्ली आपकी मदद जरूर करेगी। सारे बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, फिलहाल यमुना का फ्लो वापस तरफ जा रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है, कहीं पे भी कोई बैरिगेटिंग नहीं है और जो शहर की तरफ आने वाले बैरिगेट्स हैं उनको हमने क्लोज कर दिया है। तो पानी निश्चित रूप में जितना आएगा उतना आगे निकल जाना चाहिए, इसमें हमें पूरा विश्वास है। मैम क्या अनुमान है, पिछला जो रिकॉर्ड था क्या वो सरपास हो सकता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पूरी तरीके से जितना पानी आ रहा है, अभी तक का लेवल उस पिछले लेवल को क्रॉस करने की स्थिति नहीं है। उत्तराखंड में कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। मौसम विभाग ने आज भी 6 जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम को देखते हुए कई जगहों पर स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में कई दिनों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से बरसात हो रही है और अधिकांश जनपदों में वर्षा जारी है। नैनीताल में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। नैनीताल में अनेक जगहों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बरसात हुई है। कुछ क्षेत्रों में जलभराव हुआ है, जैसे उधम सिंह नगर का मैदानी क्षेत्र और टनकपुर के पास चंपावत में, वहाँ कुछ जगह जलभराव हुआ है। कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको सबको निकाला गया है, निकाल के सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और इसके साथ साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है। वहाँ पर वहाँ फिलहाल भी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन भारी वर्षा को देखते हुए सभी को बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है और ऐसे किसी स्थान पर जाने से बचने की आवश्यकता है जहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा आ सकता है। और इसी प्रकार से नदी के किनारे नदियों का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास या चेतावनी के स्तर के आसपास है, वहाँ भी बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनको मेरी सलाह होगी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अगर बहुत अधिक आवश्यक न हो तो पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा न करें, क्योंकि पत्थर गिरने का, मलबा आने का डर बना हुआ है। ऐसे में उनको, उनके वाहन को, उनके जीवन को भय हो सकता है, खतरा हो सकता है। यूपी के कानपुर चमड़ा निर्यातकों को भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने से कानपुर का प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। चमड़ा निर्यातकों को गंभीर झटके का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका आयातकों ने प्री ऑर्डर किए गए शिपमेंट के लिए भुगतान रोक दिया है। हम लोगों ने ऑर्डर रेडी कर लिया है, अब वो रिसीव करने का रेडी नहीं है। उनका कहना कि भाई हमारा कैलकुलेशन जो है वो आगे से ज्यादा हो जा रहा है। जो हमारे यूएस के कस्टमर थे उन लोगों ने उस पर सीधे मेल कर दिया था कि जब तक कोई इस पे टैरिफ पे कोई फैसला नहीं होता तब तक आप प्रोडक्शन एज इट इज रोक दीजिए। सर, लेदर इंडस्ट्री को तो बड़ा नुकसान है। अभी आप देख लो, हजारों करोड़ का ये आपका महीने का टर्नओवर था यहाँ पे लोगों का। अगर ऑल ओवर कानपुर का ले लिया जाए केवल लेदर इंडस्ट्री का, तो ऑलमोस्ट सभी ने, जितने भी यूएस के कस्टमर थे, उन्होंने होल्ड कर रखा ऑर्डर। अभी तक का मानिए कि जो हम अभी बना रहे थे, मतलब जब टैरिफ लगने से पहले जो हमारे पास ऑर्डर थे, हम लोग ऑब्वियसली है जो एडवांस है वो 10% 20% रहता है, बाकी अपना पूंजी हम लगाते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर रेडी कर लिया है, अब वो रिसीव करने का रेडी नहीं है। उनका कहना कि भाई हमारा कैलकुलेशन जो है वो आगे से ज्यादा हो जा रहा है। अब वो तो हमारा नुकसान है, माल फंसा हुआ है, कारीगर बना चुके हैं, उनका तनख्वाह हो गया, सब कुछ देना है, तो ये तो दिक्कत है। और सरकार की तरफ से कोई इस पे स्टैंड नहीं हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है जिनको उन्होंने पहले से भी साइड आउट करके रखा है और अब जो टैरिफ आ गई है वो तो लगता है पूरे साइड आउट हो जाएंगे, पर उनके लिए क्या है मेक इन इंडिया। पर मेक इन इंडिया में जो हम क्वालिटी बना रहे हैं वो इंडिया के लिए अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उतने मेच्योर है नहीं। तो हम स्टार्टिंग से एक्सपोर्ट फोकस थे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट रहा है वो बोलता फॉरेन करेंसी लाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उस पर हम लोगों ने फोकस किया। सबसे बड़ा मार्केट यूएस पकड़ा, लेकिन अब इस तरह से हालत हो गई है कि बना हुआ माल हमारे वेयर हाउस में रखा हुआ उसका कोई नहीं है। ऑर्डर आ रहे हैं, वो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि बोलिए नहीं आप यूएस से पेमेंट लीजिएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब हम जाए तो जाए कहाँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते सोमवार को वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में बयान दिया कि अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आएगा। वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी है। हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा है वोटर यात्रा के दौरान खुलासा को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे।
और पहले आइटम बम फोड़ के क्या किए, तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर, नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए, बिहार नहीं, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है, वो भी उसके राडार पर आ जाता है। ये तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना जी। कांग्रेस का ही कमीशन एजेंट हो गया है नीतीश सरकार। अब वो कहते हैं तो कौन सी ब्रह्मबाक हैं, क्या बोलते हैं वो, तो ऐसे अंदर बोलते ही रहते हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र पर कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा के एलओपी टीकाराम जूली ने कहा कि जिस तरह से सरकार सदन में मुद्दों को टालने की कोशिश कर रही है, इस तरह भागने से काम नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा। अगर आप विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे और माइक भी चालू नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जिस तरह की स्थिति आज राजस्थान में बनी हुई है, उससे सरकार की अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सदन के अंदर जिस प्रकार से सरकार जो है मुद्दों से बचना चाह रही है, ऐसे भागने से काम चलेगा नहीं। जवाब तो देना पड़ेगा। आप विपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं दो, हमारा माइक ऑन नहीं करो, तो इससे चलने वाला थोड़ी है। आज जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बन चुके हैं, सरकार नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही और सरकार जो है बचना चाहती है, विधानसभा के अंदर हमारा जवाब नहीं देना चाहती है और इस प्रकार से ये शो करती है कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। तो हंगामा यानी हम अपनी बात भी नहीं रखें और जिस प्रकार के शब्दों का ये लोग उपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सदन सबका है, किसी एक की बपोती नहीं है। ये नहीं है कि सत्ता पक्ष इसका मालिक है, विपक्ष का भी इसमें हक है और जो हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि समय की बर्बादी कर रहे हैं, जनता का पैसा भी लगता है। 1 मिनट का भी कल समय बर्बाद नहीं हुआ, 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं हुआ। हम चाहते हैं सदन चले, पर जवाब तो दे सरकार। आप ये बताएं कल कितने घंटे इन्होंने हमारे वजह से बर्बाद किए, कितने मिनट इनने बर्बाद किए, बता देंगे। 1 मिनट भी सदन की कार्रवाई रुकी हो तो ये बता दें। तो कहाँ हमने बर्बाद कर दिया समय, इनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, क्या बोल रहे क्या कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए हैं और जैसा लोग उनको कह देते हैं वैसा ही उनके दिमाग में बैठ जाती है। हकीकत कुछ और है। कल मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर आए, न सीएस आया, न डीजी आया, न मुख्यमंत्री का पर्सनल जो है सेक्रेटरी आया, कोई नहीं आया। 1-2 एसीएस को छोड़ के कोई थे ही नहीं। तो ये हालत इन लोगों ने, मैं ये कहना चाहूंगा, इस सदन का मजाक नहीं बनाएं। सदन की मर्यादाएं हैं, सदन का प्रोटोकॉल है, उसका ही पालन नहीं हो रहा है। विधानसभा चलती है, एक भी अधिकारी नहीं बैठता है, तो मजाक बना रखी है विधानसभा को। यानी विपक्ष अपनी बात रखे तो इनको हंगामा लगता है, हमारी बात ही नहीं सुने तो ऐसे कैसे चलेगा। कोई इनके लिए थोड़ी आए विधानसभा में, हमारे इलाके की जनता ने भेजा है हमें, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। राजस्थान की जनता ने हमें यहाँ पे मौका दिया है, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। आज 8 करोड़ जनता परेशान है, उसकी बात भी नहीं रखें। यानी इनकी हाँ में हाँ मिला दे, इनके हाथ उठाने के लिए आए हैं क्या हम अपनी बात रखेंगे। सऊदी अरामको और इराक की सुमो ने रूस समर्थित रिफाइनर को यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद भारत की नायरा एनर्जी को कच्चे तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे रूसी संस्थाओं के बहुमत वाली नायरा को अगस्त में पूरी तरह से रूसी के कच्चे तेल की आयात पर निर्भर रहना पड़ा है। आई स्टॉक मामले में परिचित 3 सूत्रों ने बताया कि सऊदी और इराक की सरकारी तेल कंपनी ने जुलाई में रूस समर्थित रिफाइनर पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत की नायरा एनर्जी को कच्चे तेल की बिक्री रोक दी है। सूत्रों और शिपिंग डेटा के मुताबिक इस रोक के कारण नायरा, जिसका अधिकांश स्वामित्व रोसनेफ्ट सहित रूसी कंपनियों के पास है, उसको अगस्त में पूरी तरह से रूसी कच्चे तेल के आयात पर निर्भर रहना पड़ा। नायरा आमतौर पर हर महीने लगभग 2 मिलियन बैरल इराकी कच्चे तेल और 1 मिलियन बैरल सऊदी कच्चे तेल का स्रोत होता है, लेकिन अगस्त में किसी भी आपूर्तिकर्ता से कोई शिपमेंट नहीं मिला, जैसा कि केलपर और LSEG के शिपिंग डेटा से पता चला है। सोमो और नायरा ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब
जवाब नहीं दिया। सऊदी अरामको ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 2 सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंधों के कारण सोमो ने नायरा की खरीदारी के लिए भुगतान संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं। केपलर, एसईजी और उद्योग सूत्रों के मुताबिक सोमो का आखिरी माल बसरा क्रूड का एक शिपमेंट 29 जुलाई को वीएलसीसी कलियोपी द्वारा नायरा के वाडिनार बंदरगाह पर उतारा गया था। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।